हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फ़ौज और फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच टकराव बढ़ने के साथ साथ महमूद अब्बास की फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए आम फ़िलिस्तीनियों में नफरत बढ़ रही है। जेनिन रेफ्यूजी कैंप में हालिया इजरायली कार्रवाई के 8 दिन बाद जब महमूद अब्बास रेफ्यूजी कैंप पहुंचे तो वहां उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़ास इंतजाम किए गए। इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी उनके लिए काम करती है और वो उसे मजबूत करना चाहते हैं। अपनी मुनाफिकत की वजह से महमूद अब्बास धोबी का कुत्ता घर काना घाट का जैसी हालत में पहुंच गए हैं। हम भारत में भी आरएसएस के लिए काम करने वाले नकली मुसलमान लीडर्स को देख रहे हैं। एक दिन महमूद अब्बास जैसा हाल उनका भी होने वाला है। मुख्तार अब्बास नकवी का जो हाल हुआ है वो सबके सामने है। आज हम आपको महमूद अब्बास के बारे में 2 सीनियर फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट, अमेरिका में रहने वाले रमज़ी बारूद और लंदन में रहने वाले अब्दुल बारी अतवान का हालिया तज्जिया पेश करेंगे, जिससे हकीकत और खुलकर सामने आ जाएगी। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि 2 फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट कौन हैं जिनका तज्जिया आप तक पहुँचा रहा हूँ। रमज़ी बारूद अमेरिका में रहने वाले जर्नलिस्ट, राइटर और एडिटर हैं। वो द फ़िलिस्तीन क्रॉनिकल के एडिटर और मिडिल ईस्ट आई और अल जज़ीरा के साबिक एडिटर हैं। वो CNN, BBC, TRT वर्ल्ड, NPR, वाशिंगटन पोस्ट, अल जज़ीरा, मिडिल ईस्ट आई, अल अरेबिया, मिडिल ईस्ट मॉनिटर, अरब न्यूज़ और कॉमन ड्रीम्स जैसे मीडिया ग्रुप्स के लिए रेगुलर आर्टिकल लिखते हैं। दूसरे बड़े फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान हैं जो 1950 में गज़ा के रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुए थे। वे लंदन में अरब दुनिया की खबरों की वेबसाइट रॉयल यौम के चीफ एडिटर हैं। इससे पहले 1979 में लंदन में शुरू हुए अरबी अखबार अल कुद्स अल अरबी के चीफ एडिटर थे। वे लीबिया और सऊदी अरब में भी बड़े अखबारात के एडिटर रह चुके हैं। वे लंदन के गार्जियन, मेल और दुबई से छपने वाले गल्फ न्यूज़ के लिए भी लिखते हैं। इन दोनों फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट की जानकारी बहुत गहरी है और वे फ़िलिस्तीन के असली और नकली लीडर्स को अच्छी तरह जानते हैं। रमज़ी बारूद ने महमूद अब्बास के बारे में मिडिल ईस्ट मॉनिटर में रेजिस्टेंस बनाम फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी, क्या अब्बास फ़िलिस्तीनियों को दाखिली जंग की तरफ ले जाएंगे की हेडिंग के साथ आर्टिकल लिखा है। शुरू में उन्होंने कहा है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के लिए स्टेज से हटने का ये सही मौका है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। 12 जुलाई को वेस्ट बैंक में तबाह हुए जेनिन रेफ्यूजी कैंप में महमूद अब्बास के मुख्तसर दौरे ने फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी और उसके 87 साल के लीडर के बेहुदेपन को जाहिर कर दिया है। इस दौरे को कैंप में फ़िलिस्तीनी इत्तेहाद के दौरे के तौर पर प्रोपेगेंडा किया गया था। महमूद अब्बास के जेनिन पहुंचने पर हज़ारों नाउम्मीद फ़िलिस्तीनी सड़कों पर उतर आए और अब्बास का नाम भी नहीं लिया। कुछ ने नाउम्मीदी के साथ देखा और पूछा कि प्रेसिडेंट की फ़ौज कहाँ थी जब इजराइल ने कैंप पर हमला किया था और 12 लोगों को मार डाला था। BBC ने महमूद अब्बास के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर हथियारबंद सिक्योरिटी की तैनाती की खबर दी, जहां फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की फ़ौज के साथ महमूद अब्बास के ख़ास प्रेसिडेंशियल गार्ड के 1000 जवान शामिल थे। उनका सिर्फ काम महमूद अब्बास के लिए कैंप में रास्ता साफ करना था। जेनिन पर हमले के शुरुआती और सबसे ख़तरनाक पहले दिन इजरायली मीडिया ने फ़ौजी सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा था कि 1000 फ़ौजी हमले में हिस्सा ले रहे हैं। फिर भी महमूद अब्बास के जेनिन के मुख्तसर दौरे की सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा फ़िलिस्तीनी फ़ौजियों की ज़रूरत पड़ी। दरअसल जब जेनिन के लोग अकेले लड़ रहे थे और मर रहे थे तो वे अच्छे कपड़े पहने और सजे हुए फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के फ़ौजी कहाँ थे और महमूद अब्बास को अपने ही लोगों से सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों हुई? इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हाल के वाक़यात में ख़ास तौर से 3 अहम तारीख़ों पर नज़र डालना ज़रूरी है। नंबर 1, 5 जुलाई को इजराइल ने जेनिन में फ़ौजी कार्रवाई ख़त्म कर दी। 9 जुलाई को कुछ सिक्योरिटी कैबिनेट मेंबर्स की मुखालिफत के बावजूद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इजराइल फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को गिरने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी हमारे लिए काम करती है और आखिरकार 12 जुलाई को महमूद अब्बास ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को एक सख्त पैगाम देते हुए जेनिन का दौरा किया। ये 3 तारीखें सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
जेनिन पर नाकाम छापेमारी ने इजराइल की नज़र में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की अहमियत बढ़ा दी है। महमूद अब्बास ने इजराइल को यकीन दिलाने के लिए जेनिन का दौरा किया कि उनकी फिलिस्तीनी अथॉरिटी इस काम के लिए तैयार है। इजराइल की उम्मीदों पर खरा उतरने और उसके वजूद को यकीनी बनाने के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी उन फिलिस्तीनियों के साथ सीधे टकराव के लिए तैयार है जो उनकी लाइन पर चलने से इनकार करते हैं। जेनिन में मारे गए फिलिस्तीनियों को दफनाने के कुछ ही दिन बाद महमूद अब्बास ने गुस्से में ऐलान किया कि वहां एक अथॉरिटी और एक फौज होगी। जो कोई भी इसके इत्तेहाद और सिक्योरिटी को कमजोर करना चाहता है उसे नतीजा भुगतना होगा। जो कोई भी हाथ लोगों और उनकी स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेगा उसे काट दिया जाएगा। यहाँ जिस हाथ का जिक्र किया गया है वो इजराइल का नहीं है बल्कि किसी फिलिस्तीनी का है जो इजराइल की मुखालिफत करता है। महमूद अब्बास जानते हैं कि फिलिस्तीनी उन्हें और उनकी हुकूमत को खुलकर बुरा भला कहते हैं। कुछ ही दिन पहले फतह पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट महमूद अलोल को गुस्साई भीड़ ने जेनिन से निकलने पर मजबूर कर दिया था। भीड़ ने अलोल और 2 और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अफसरों के लिए एक सुर में नारा लगाया, बाहर निकलो। लेकिन महमूद अब्बास उसी जगह लौट आए। उन्हें जॉर्डन के हेलीकॉप्टर में उड़ाया गया। नीचे एक छोटी सी फिलिस्तीनी अथॉरिटी की फौज उनका इंतजार कर रही थी जिसने तबाह हुए कैंप की सड़कों और इमारतों पर कब्जा कर लिया था। यह सब इजरायली फौज के साजो सामान और तालमेल के साथ हुआ। यहाँ ये सवाल है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीनी अथॉरिटी के वजूद को बाकी रखने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। रमजी बारूद का कहना है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी सिर्फ इसलिए जिंदा रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि इजराइल वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के वेलफेयर और गैर कानूनी यहूदी आबादकारों की सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो। अपनी तकरीबन पूरी नाकामी के बावजूद ओस्लो समझौता एक चीज़ में कामयाब रहा। इसने इजराइल को एक फ़िलिस्तीनी फोर्स मुहैया की जिसका ख़ास मिशन वेस्ट बैंक पर पूरा कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश में इजराइल की मदद करना है। महमूद अब्बास के जेनिन दौरे का मकसद तेल अवीव को यकीन दिलाना था कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी अब भी इजराइल के लिए अपनी जिम्मेदारियों की पाबंद है। महमूद अब्बास के जेनिन दौरे से एक और पैगाम अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन को भेजा गया, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की क्रेडिबिलिटी पर शक जताया था। बाइडन ने CNN से कहा था कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है और इसने एक्सट्रीमिज्म के लिए एक खला पैदा कर दिया है। वाशिंगटन के लिए पैगाम ये था कि एक्सट्रीमिस्ट्स के हाथ काट दिए जाएंगे और फिलिस्तीनी अथॉरिटी की मर्जी के खिलाफ चलने वालों को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। महमूद अब्बास न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि तेल अवीव और वाशिंगटन की तरफ से भी बोलते दिखे। महमूद अब्बास को अब ज़्यादातर फिलिस्तीनियों के ज़रिए आपसी इत्तेहाद बनाने में रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है। जब इजराइल जेनिन और नबलस में ख़तरनाक ऑपरेशंस को तेज़ कर रहा था, फिलिस्तीनी अथॉरिटी की पुलिस रेजिस्टेंस के जवानों को गिरफ्तार कर रही थी, जिससे वेस्ट बैंक और गाज़ा में रेजिस्टेंस ग्रुप्स नाराज़ थे। अगर ये जारी रहता है तो वेस्ट बैंक में सिविल वार के इम्कान हैं। ख़ासतौर से अब्बास के मुमकिना जानशीनों पर फतह के मेंबर्स को भी भरोसा नहीं है। इस बार महमूद अब्बास की बात फिलिस्तीनियों में सुने जाने के इम्कान नहीं है। रेजिस्टेंस अब बहुत मजबूत हो चुका है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए वेस्ट बैंक को खोने का मतलब वेस्टर्न माली मदद के अरबों डॉलर खोना है। एक तरफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स को अवाम की सपोर्ट और दूसरी तरफ वेस्टर्न मुल्कों और इजराइल की सपोर्ट वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी की फोर्सेस के बीच टकराव फिलिस्तीनियों के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। फिर भी तेल अवीव के लिए ये एक अच्छा मौका है। यही वजह है कि नेतन्याहू महमूद अब्बास को उनकी नौकरी बनाए रखने में मदद करने के ख्वाहिशमंद हैं, कम से कम इतनी मुद्दत तक कि ये यकीनी हो सके कि अब्बास के बाद की तब्दीली आसान हो जाए। रमजी बारूद का कहना है कि फ़िलिस्तीनियों को चाहिए कि ऐसे मंसूबों को नाकाम करें और फ़िलिस्तीनी लोगों की हिफाजत करने और नई लीडरशिप तैयार करने का रास्ता तलाश करें ताकि वो उनकी नुमाइंदगी कर सकें, ना कि इजराइल के इंटरेस्ट का मुहाफिज हो। उधर लंदन में रहने वाले फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने कहा है कि बदनाम फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को बचाने से इजराइल को ही फ़ायदा होगा। उनका कहना है कि अगर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के सीनियर अफसरान में
ذرا بھی شرم ہوتی تو وہ اس کے ٹوٹنے کا اعلان کر دیتے اور جنین ریفیوجی کیمپ پر حملے کے خلاف اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیتے، خاص طور سے تب جبکہ جنین کے رہنے والوں نے مارے گئے لوگوں کے جنازے میں شامل ہونے کی کوشش کرنے والے فلسطینی اتھارٹی کے نمائندوں کو باہر نکال دیا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کے 60,000 سیکیورٹی جوانوں نے نہ صرف پورے حملے کے دوران اسرائیل کی مدد کی بلکہ چپ چاپ کھڑے رہے۔ انہوں نے فلسطینی ریزسٹنس گروپس کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ ممبرز کو بھی گرفتار کیا جنہوں نے کیمپ کی حفاظت میں شامل ہونے کی کوشش کی تھی۔ فلسطینی اتھارٹی کی پوزیشن اب سب سے نچلی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اسے تب اور جھٹکا لگا جب اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ نے اعلان کیا کہ وہ اسے بچانے اور اس کے گرنے کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے گی، جس میں ضروری فنڈ جاری کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے تحت فلسطینی لوگوں کی تکلیف کو کم کرنے کے بجائے اسرائیلی قبضے کو مضبوط کرنا، اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنا، ریزسٹنس جوانوں کو گرفتار کرنا اور اگر ضروری ہو تو انہیں ختم کرنا بھی شامل ہے۔ تعلیم کے سلیبس میں بدلاؤ کرنا، اسرائیلی قبضے کے خلاف بھڑکانا بند کرنا اور اسرائیل کے خلاف سبھی انٹرنیشنل قانونی کارروائیوں کو ختم کرنا بھی ان شرطوں میں شامل ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ کے طور پر محمود عباس کے صاف جانشین حسین الشیخ نے اسٹیج اس وقت تیار کی جب انہوں نے اعلان کیا کہ اتھارٹی فائنینشیل دیوالیہ پن کے کگار پر ہے اور نتنیاہو کو اپنی چابیاں واپس سونپنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے اس کے بچاؤ کے لیے پیکج تیار کرنے کے لیے فوراً سیکیورٹی کیبنٹ بلائی۔ ہمیشہ کی طرح فلسطینی اتھارٹی کے ذریعے اسرائیل کی مانگوں کے لیے پوری طرح سے سرنڈر کیا گیا۔ عبدالباری عطوان لکھتے ہیں کہ میں ان فلسطینی گروپ سے اپیل کرتا ہوں جن کی فوجی شاخیں ایکٹیو طور پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کرنے میں لگی ہوئی ہیں، خاص طور سے حماس، اسلامک جہاد اور پاپولر فرنٹ دی لبریشن آف فلسطین، جو مصر کی راجدھانی قاہرہ میں ان سبھی گروپس کے لیڈرز کی میٹنگ میں شامل تھیں۔ انہیں محمود عباس کے کنٹرول کو قبول کرنے کے لیے مصر کے دباؤ کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ اس میٹنگ کا مقصد فلسطینی اتھارٹی کو سپورٹ کرنا اور اس کی لیڈرشپ کو قانونی حیثیت دینا شامل تھا۔ عطوان نے آگے کہا ہے کہ میں نے اگست 2020 میں اسی طرح کی اپیل کی تھی جب محمود عباس نے رام اللہ میں اور بیروت سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے فلسطینی گروپس کے لیڈرز کی ایسی ہی میٹنگ بلائی تھی۔ اس وقت اسے ظاہرہ طور پر امریکہ کے ذریعے لائی گئی ڈیل آف دی سینچری کے خلاف بتایا گیا تھا، جس کا مقصد اسرائیل کے قبضے کے پلانز کو ناکام کرنا اور نیشنل صلح حاصل کرنا بتایا گیا تھا۔ میری اپیل انسنی کر دی گئی اور حماس اور اسلامک جہاد کے لیڈر اس میں شامل ہوئے۔ بعد میں محمود عباس اسرائیل کے ساتھ کوآپریشن کے نارمل حالت میں واپس پہنچ گئے۔ عبدالباری عطوان نے آخر میں کہا ہے کہ جنین کے بہادر جوانوں نے مضبوطی سے اسرائیلی فوج سے مقابلہ کر کے ایک بڑی جیت حاصل کی ہے۔ فلسطین کی حفاظت کی نقلی آڑ میں ان لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اسے بدنام نہیں کیا جانا چاہیے جن پر اسرائیل کے ساتھ ملی بھگت کا الزام ہے۔ اسرائیلی فوج صرف جنین کیمپ کے حصوں پر 48 گھنٹے کے لیے قبضہ کرنے میں کامیاب رہی، جس کا علاقہ صرف آدھا اسکوائر کلومیٹر ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اسرائیلی لوگوں کو مارنا شروع کیا، وہ پیچھے مڑ کر بھاگ گئے۔ اپنی طاقت کم ہونے اور ریزسٹنس کے بڑھنے کی وجہ سے نتنیاہو فلسطینی اتھارٹی کو یہ کام سونپنا چاہتے ہیں اور مختصر فنڈز کے بدلے میں اس سے اپنا گندا کام کروانا چاہتے ہیں۔ ریزسٹنس بریگیڈ کو اس دھوکے والے پروجیکٹ کی مخالفت اور اسے ناکام کرنا چاہیے۔ عطوان نے کہا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ وہ ایسا کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ محمود عباس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ صرف حکومت میں رہنے اور کچھ پیسہ حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ غزہ میں موجود حماس اور جہاد اسلامی جیسے ریزسٹنس گروپس اور محمود عباس میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کبھی انہیں بھی بھٹکا دیا جاتا ہے۔ کچھ مہینے پہلے حماس، جہاد اسلامی اور فلسطینی اتھارٹی کے ذمہ داروں کی سعودی عرب میں ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب نے اسرائیلی اشارے پر یہ ملاقاتیں کرائی تھیں؟ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔